हेलो दोस्तों, मैं साहिब स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवालिक एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब से पहले हमने रक्त परिसंचरण कंप्लीट कर लिया था, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट रह गए थे। आज हम उनके बारे में बात करेंगे और आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। भाई, हमारी किडनी या हमारे अंदर जितने भी यूरिक अम्ल बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब से पहले जो रक्त परिसंचरण तंत्र हमने पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और वो हमें याद ही करने होते हैं। उनके बारे में बात करता हूँ। जैसे कि पूछा जाता है कि भाई, पहला एक हमारा टॉपिक है लसीका। लसीका क्या होता है दोस्तों? इस लिम्फ, ये है क्या दोस्तों? हमारे अंदर जितनी भी कोशिका होती हैं, कोशिका और उत्तक, यानी कि जो कोशिका है हमारी, कोशिका और उत्तक, कोशिका और उत्तक के बीच में जितने भी अंतर पाया जाता है, हमारी कोशिका और उत्तक के बीच में जो अंतर पाया जाता है, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? लिम्फ पाया जाता है। लिम्फ यानी कि लसीका, एक लसीका यही तो होता है, इसके अंदर पाया जाता है। ये होता क्या है दोस्तों? ये हल्के हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का एक क्या है? द्रव है। हल्के पीले रंग का द्रव है। भाई, लसीका कहाँ पाया जाता है? एक हमारे उत्तक और हमारी कोशिका के बीच में एक द्रव पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लसीका बोलते हैं। कैसा द्रव होता है? हल्के पीले रंग का द्रव पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी को क्या बोलते हैं? हम लसीका बोलते हैं। ये इसमें इसमें होता क्या है? इसके अंदर तक पोषक पदार्थ प्लस CO2 यानी कि ऑक्सीजन। दोस्तों, काम क्या होता है इसका? जो हमारे अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी हमारे अंदर कोशिकाएं, वो छोटे छोटे कण हैं, बहुत ही महीन तरीके की हमारे अंदर कोशिकाएं होती हैं। उनके अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी, उनके अंदर पोषक पदार्थ जाएंगे, तो वो किसके द्वारा जाएंगे? लसीका के द्वारा जाएंगे, यानी कि लिम्फ के द्वारा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, समझ में आया भाई लसीका क्या है? इसके अंदर इसमें पाई क्या जाती है? मैं इसकी कार्य की बात कर लूं भाई। इस द्रव का जो कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता? कई बार पूछ जाता। इसका काम जो होता है वो लिम्फोसाइट का निर्माण करता। लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। ये होती वास्तव में होती क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। श्वेत रक्त कणिका होती है। इनका काम क्या होता है? जितने भी हमारे अंदर बाहरी क्या होंगे? जीवाणु, हानिकारक जीवाणु होंगे, उनका क्या करेगा? भक्षण करेगा, उन रोगों से हमारा बचाव करेगा। तो इसका निर्माण कहाँ होता? लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता? लसीका में होता है ना। और इसके अंदर एक क्या पाया जाता है? लिम्फ नोड पाई जाती है दोस्तों। लिम्फ नोड का काम क्या होता है? ये छन्ने का काम करती है। छन्ने का काम क्या क्या चीज छाने की? भाई, हमारे यहाँ जितने भी धूल कण है ना, रोगाणु, जितने भी रोगाणु वगैरह उन्हें क्या करेगी? बिल्कुल हमारी कोशिका के बाहर ही रहने देगी, है ना। और कैंसर कोशिका, जितनी भी हमारी कैंसर कोशिका होती है ना, कैंसर कोशिकाओं को कौन रोकता है? यही रोकती है। दोस्तों, इस क्या काम होता है? कैंसर कोशिका, दोस्तों, इस लसीका का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये है क्या? ये हमारी कोशिका और उत्तक के बीच में एक जो जगह पाई जाती है, उसके अंदर एक हल्के पीले रंग का एक द्रव पाया जाता है, जिसे हम लसीका कहते हैं। इस लसीका में क्या? लिम्फोसाइट पाई जाती है। इस लिम्फोसाइट का काम वास्तव में होती क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। इनका काम क्या होता है? जीवाणुओं का भक्षण करना और रोगों से हमारी बचाव करना। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर एक लिम्फ नोड पाए जाते हैं। लिम्फ नोड का काम क्या होता है? कैंसर कोशिकाओं को, लिम्फ नोड क्या करती है? छानने का काम करेगी। किसे छानेगी? जो धूल के कण या जो भी हानिकारक चीजें हैं, उनको छान के अलग कर देगी। कैंसर सेल्स को बनती हैं हमारे अंदर, उनको भी कौन रोकता? ये जो लिम्फ नोड्स होती हैं हमारी, वो ही रोकती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण, एक महत्वपूर्ण काम और क्या होता है लसीका का दोस्तों? जो हमारे अंदर घाव होते हैं, घाव भरने का जो कार्य है, वो भी कौन करे? यही करता लसीका। ठीक है, फिर प्रश्न पूछा जाता है कि लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका आंसर होगा कहाँ? लसीका में।
हमारे अंदर जो हमारी अंतर कोशिकीय संवहन होता है, ये एक तरह से कैपिलरीज होती है दोस्तों। इनमें जितने भी पोषक पदार्थों का हमारे अंदर संवहन होगा वो किसके द्वारा होगा, लसिका के द्वारा होगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा टॉपिक था हमारा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अब और देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। अब आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि चार्विक सेवन व हृदय प्रत्यारोपण की बात करते हैं भाई, सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुए थे वो कहाँ हुए, कैसे हुए, इस बारे में पूछ लिया जाता। हमारे भारत में किसने करा, सबसे पहले कहाँ हुआ, तो हृदय, अगर मैं बात करूं हृदय प्रत्यारोपण, दोस्तों हृदय प्रत्यारोपण की बात करूं तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण भाई, हृदय ट्रांसप्लांट होएगा तो कहीं भी सबसे पहला भाई कहां पर प्रयोग करा जाएगा, जो रिसर्च करा जाएगा वो जंतुओं पर किया जाएगा। भाई हमने अंतरिक्ष में क्या भेजा, सबसे पहले एक चींटिया थी, एक जो डॉग था उसी को तो भेजा था हमने। तो इसी तरह से सबसे पहले एक अमेरिका ने क्या काम करा, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन सांबे ने 1958 में एक डॉग का सबसे पहले क्या करा, हृदय प्रत्यारोपण करा। कई बार पूछा गया भाई सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण कहां पर करा गया, तो अमेरिका में करा गया। किस वैज्ञानिक के द्वारा करा गया, नॉर्मन सांबे के द्वारा 1958 में। किस पे करा गया, एक डॉग था, एक कुत्ता था, उसका ट्रांसप्लांट करा, प्रत्यारोपण करा गया सबसे पहले। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं मानव की बात करूं तो मानव में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। वही सबसे पहले मानव का अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसके द्वारा, किस जंतु पर या किस डॉक्टर के द्वारा हृदय ट्रांसप्लांट करा गया, तो वो कौन सा था, नॉर्मन सांबे 1958। कहां पर करा गया, अमेरिका में करा गया। दूसरी बात, मानव पर सबसे पहले कहां पर करा गया, दक्षिण अफ्रीका में। जो मानव हृदय प्रत्यारोपण करा गया था वो करा गया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में करा गया। किस डॉक्टर के द्वारा करा गया, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा करा गया। कौन सी सन में करा गया, 1967 में करा गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम अपने भारत की बात करूं मैं, हमारे भारत में कोई सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल होते हैं वो एम्स होते हैं दिल्ली में, हमें आपको पता है। तो एम्स के डॉक्टर थे के वेणुगोपाल के द्वारा 1994 में हमारे भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण करा गया। तो दोस्तों हृदय प्रत्यारोपण की पूरी हिस्ट्री मैंने आपके सामने खोल दी है। और ये तीनों के तीनों पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। आप कोई प्रैक्टिस सेट ठक देख लेना, कहीं भी देख लेना, ये बिल्कुल पूछे हुए प्रश्न है। सबसे पहले अमेरिका में पहला हृदय प्रत्यारोपण करा गया नॉर्मन सांबे के द्वारा 1958 में। मानव की बात करूं तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के थे, उनके द्वारा क्या करा गया, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करा गया। ये कब करा गया था, 1967 में कराया गया था। अगर मैं अपने भारत की बात करूं, ये भारत वालों के पूछा भी गया कई बार। भारत में एम्स के डॉक्टर थे के वेणुगोपाल, उनके द्वारा 1994 में कराया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात अगर पूछा जाए कि भाई एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं जार्विक सेवन के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। जार्विक सेवन क्या है, तो मैं बता दूं, जार्विक सेवन दोस्तों कुछ नहीं, ये एक क्या है, आर्टिफिशियल हार्ट यानी कृत्रिम हृदय। पूछा जाता कि एक सीधा रहेगा कि जार्विक सेवन क्या है, तो आप आंसर क्या होगा, कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट है जो कि लेबोरेटरी में तैयार करा गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है, अगर थोड़ी सी बात और बता दूं दोस्तों, रक्त से संबंधित रह गई थी। अगर मैं बात करूं हमारे अंदर हमारा जो ब्लड है, अगर इसमें पूछा जाए कि शर्करा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो शर्करा की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल वे में 80 से 100 मिलीग्राम होनी चाहिए प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में। ठीक है, अगर इससे ज्यादा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा।
मधुमेह हो जाएगा, यानी कि मधुमेह को हम और किस नाम से जानते हैं, शुगर हो जाएगा, है ना। और शुगर की मात्रा को जो नियंत्रित करे है उसका क्या नाम है, इंसुलिन हार्मोन। जो हमारे अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का क्या नाम होता है, इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन दोस्तों, अगर हमारा ये इंसुलिन काम करना बंद कर देगा, सही तरीके से ना करे, तो हमारे अंदर क्या होता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ना। अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी, कैसे, हाँ मधुमेह हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, क्या हो, ये जो एक्स्ट्रा जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे अंदर बनता है उसको उसको मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। कहां से निकलता है, आग्नाशय से निकलता। उसके बारे में पूरी की पूरी बात हम आगे करने वाले हैं। अब दोस्तों एक वैज्ञानिकों ने, हाँ चलते चलते एक चीज और बताऊं, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम हार्मोन बना लिया बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी कि डीएनए में परिवर्तन करके, या जिस तरीके से, उसका नाम है हेमुलिन। हेमुलिन हेमुलिन क्या है दोस्तों, अगर ये काम करना बंद करे तो इसकी ये एक तरह की वैक्सीनाइजेशन है, इसको वैक्सीन के द्वारा दिया जाता, जिससे कि हमारे अंदर ये शर्करा की मात्रा संतुलित होती रहे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। एक चीज, अगर मान लो किसी का ब्लड क्या है, डेंस है ज्यादा, दोस्तों ये वेव फैक्ट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, हम पूरा टॉपिक्स पढ़ लेते हैं और ये की पॉइंट्स बीच में छूट जाते हैं, तो इसलिए इन्हें बता रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ हमारे की पॉइंट्स थे जो रक्त संचरण तंत्र में हमारे रह गए थे, उनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछे हमारे शरीर में, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ, 180 से 200 mg% के बीच में हमारे यहाँ होती है। अगर इससे ज्यादा होगी, अगर मान लो 200 से ज्यादा हो गया क्या कोलेस्ट्रॉल, तो इससे क्या होगा, धमनी रुक जाएंगे हमारी। अगर धमनी रुक जाएंगे तो एक रोग हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये थोड़े से कुछ की पॉइंट्स थे, ये मैंने बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं, हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। आज दोस्तों केवल इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन सा लेंगे और कल पूरा खोल देंगे इसके बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। तो दोस्तों जो मेन टॉपिक है उसका आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक था, वो कल को मैंने जो चीजें फैक्ट रह गई थी उनके बारे में डिस्कस करा है, उनके बारे में बताया, जो फैक्ट रह गए थे, जो सीधे सीधे एग्जाम से पूछ लिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र। भाई उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे जीव जंतु हैं हमारे अंदर, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, स्तनधारी हो, है ना, कोई से भी हो, उनके अंदर एक क्रिया होती है जिसको हम उत्सर्जन कहते हैं। उसमें होता क्या है कि जितने जो भी हमारे अंदर विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे कि कौन से विषैले तो हमारे लिए क्या होंगे, हानिकारक होंगे। जितने भी हमारे शरीर के अंदर विषैले पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है, भाई उनका बाहर निकलना ही क्या है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, किसी भी प्राणी के अंदर जितने भी हानिकारक या विषैले पदार्थ हैं, भाई ये किस तरह के हो सकते हैं, भाई अपशिष्ट, यानी कि अपशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट का मतलब है जो हमारे लिए हानिकारक है, भाई उनका बाहर निकलना ही क्या है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अगर अब मैं नॉर्मल भाषा में अगर बात करूं तो भाई कितनी तरह के उत्सर्जन पदार्थ निकलते हैं हमारे। एक तो यूरिया, एक तो यूरिया होगा, नंबर 1 यूरिया, नंबर 2 अमोनिया। यूरिया के बाद में यूरिक अम्ल, अगर नंबर 3 की बात करूं तो अमोनिया। भाई अमोनिया कहां से आएगा, जब नाइट्रोजन का वो होगा, ब्रेक डाउन होगा, जब तो अमोनिया निकलेगी NH4 NH3 जो होती है, भाई इसमें नाइट्रोजन है और उसमें उस प्रोटीन में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। जब उसका ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन का, तो जब क्या निकला, अमोनिया बाहर निकलती है। तो मैंने क्या बताया भाई, उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करी। उत्सर्जन तंत्र क्या है, जो हमारे अंदर विषैले, हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका बाहर निकलना ही क्या है, उत्सर्जन है। उत्सर्जन किस तरह से हुआ है, कुछ कार्बनिक पदार्थ होंगे, कुछ अकार्बनिक पदार्थ होंगे, है ना, वही तो बाहर निकलेंगे। जैसे एक यूरिया बाहर निकलेगा, यूरिक अम्ल बाहर निकलेगा, अमोनिया बाहर निकलेगा। अगर इनकी मैं बात करूं किस तरह का पाया जाता है, कुछ प्राणी हैं उनके अंदर बात करेंगे हम, भाई किसके अंदर यूरिया निकलता है ना, किसके अंदर अमोनिया निकलता है, किसके अंदर यूरिक अम्ल निकलता है। तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं यूरिया की अगर हम बात करूं, यूरिया है ना, यूरिया जो है किस में निकलता, तो अब स्तनधारी
स्तनधारी, है ना। जितने भी स्तनधारी हैं यूरिया यूरिया बाहर निकालते हैं। हम क्या है, मनुष्य क्या है, स्तनधारी है। तो स्तनधारी में कैसा भाई हमारे मूत्र के द्वारा जो निकलता है उसमें कितने परसेंट सबसे ज्यादा यूरिया की मात्रा होती है ना। दूसरे कौन से होते हैं, उभयचर। उभयचर में दोस्तों क्या आएगा, मेंढक वगैरह आते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि मेंढक किस चीज का उत्सर्जन करता, तो यूरिया का करता है ना। स्तनधारी में सबसे मेन कौन आएगा, मनुष्य। मनुष्य हम क्या है, यूरिया हमारे अंदर किस चीज का उत्सर्जन होता है, हमारी किडनी क्या करती है, यूरिया का उत्सर्जन करती है। किडनी के बारे में हम पूरा यूरिन सिस्टम पढ़ेंगे हम। अभी तो हम किस प्राणी में क्या चीज किस चीज का उत्सर्जन हो रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, है ना। भाई क्या होगा, स्तनधारियों में होगा यूरिया का उत्सर्जन, उभयचर में होगा, उभयचर यानी कि मेंढक। भाई मेंढक का जो बच्चा होता है शुरू में उसको क्या टेडपोल बोलते हैं, टेडपोल। अगर पूछा जाए, लेकिन भाई ये अपवाद, टेडपोल क्या होता है, टेडपोल में जो पाया जाएगा वो अमोनियम का उत्सर्जन करता है, टेडपोल। प्रश्न पूछा जाता है कि उभयचर, भाई उभयचर क्या है, यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई टेडपोल वही घुमाने के लिए देगा, मैं टेडपोल किस चीज का उत्सर्जन करता है, तो अमोनिया का उत्सर्जन करता है ना, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। आगे देखो, अगर जो चीज जो यूरिया का उत्सर्जन करेगी उसको यूरियोटेलिक बोलेंगे। पूछा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, यूरिया को क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक बोलेंगे हम। कई बार भाई रेलवे वगैरह के आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से इस सिस्टम से जरूर मिला है, उत्सर्जन तंत्र से। और पीछे हमने अभी रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा है, वहां से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो यूरिया के बारे में बात करें, स्तनधारी, उभयचर, है ना। और उनको जो उत्सर्जन करेंगे उनको क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूरिक अम्ल की। यूरिक अम्ल का किसके अंतर्गत होता, किस प्राणी। अब बात करते हैं यूरिक अम्ल की। यूरिक अम्ल दोस्तों, यूरिक अम्ल की अगर मैं बात करूं तो यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है, जितने भी हमारे सरीसृप होते हैं, सरीसृप हो गए, प्लस जितने भी पक्षी हो गए, पक्षी। प्रश्न पूछा जाता कि यूरिया का उत्पादन यानी कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन कौन करता, तो पक्षियों में क्या होता है, यूरिक अम्ल का उत्पादन उत्सर्जन होता, सरीसृप में क्या होता है, यूरिक अम्ल का। ठीक है दोस्तों, तो अब उनको क्या बोलेंगे, जिनका यूरिक अम्ल, यूरिकोटेलिक। तो दोस्तों जितने भी सरीसृप होंगे, पक्षी होंगे, कीट, जितने भी हमारे कीट होते हैं, वे किस चीज का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का, है ना। एक हमारा घोंघा हो गया, ये बात जो मोलस्क का कहते हैं था, ये किस चीज का उत्सर्जन करता है, यूरिक अम्ल का। तो यूरिक अम्ल को दोस्तों अभी मैंने बताया था, यूरिकोटेलिक इसको बोला जाता है। तो दोस्तों जो अभी मैंने यूरिकोटेलिक इनको बोला जाता है, उनको यूरिया जो का उत्सर्जन करते हैं हमें नहीं बोला जाता, इन्हें बोला जाता है यूरिकोटेलिक। फिर सुना है पक्षियों, यूरिकोटेलिक, पक्षी, कीट, घोंघा पर जो मोलस्क के अंतर्गत आता, और क्या सरीसृप क्या होगा, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने किस हमारे जो प्राणियों के अंदर उत्सर्जन होता है वो किस चीज में होता है, मैंने बताया। एक तो यूरिया का होता, एक यूरिक अम्ल का होता, एक अमोनिया का होता, है ना। अब बात करते हैं हम अमोनिया की। अमोनिया का जो उत्सर्जन होगा वो किसके अंतर्गत, किस प्राणी में होता है, दोस्तों अमोनिया की बात करूं तो जो प्राणी, जो भी जीव जंतु इसका उत्सर्जन करेंगे अमोनिया का, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, अमोनियोटेलिक। ये सीधी बात है, अमोनियोटेलिक। लेकिन प्रश्न दोस्तों ऐसे नहीं पूछा जाता कि अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले को क्या बोला जाता। तो अगर ऐसे तो हम सीधा बता दें कि अमोनियोटेलिक बोला जाता, पर वो उदाहरण देता कि किस में होता। तो जितनी भी हमारी मत्स्य यानी कि जितनी मछलियां हमारी मछलियां, उनमें क्या होता, वो सारी अमोनियोटेलिक होती हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं सारी की सारी मछलियां। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। जो एकशेरुक प्राणी होते हैं, दूसरा एकशेरुकी,
एकशेरुकी प्राणी, उनमें क्या पाया जाएगा? एकशेरुकी प्राणी दोस्तों जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वही तो होते हैं भाई, जितने सीधे सीधे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये तरह इस तरह के होते हैं, उनमें क्या है एकशेरुकी प्राणी में क्या क्या होते हैं? अमोनियोटेरिक होते हैं, है ना। और अब हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की, इसके बारे में आज दोस्तों इसके बारे में आज आपको केवल इंट्रोडक्शन सा दूंगा, और कल से हम पूरा स्टार्ट करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं मानव उत्सर्जन तंत्र, है ना। अब अगर हम बात करूं मानव उत्सर्जन तंत्र की, तो मानव उत्सर्जन तंत्र में हम किस किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो नंबर 1 सबसे पहले हमारे आती है किडनी, यानी कि हमारे वृक्क, ठीक है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात करूं तो क्या आएगा? हमारी त्वचा, नंबर 3 क्या आएगा? फेफड़े यानी कि लंग्स। नंबर 4 किसी बात करूं लीवर, तो दोस्तों ये हमारे शरीर के अंदर जो भी उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? हम मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं। हम त्वचा क्या करती है? हमारा सीबम वगैरह निकालती है ना, सीबम या तेलीय ग्रंथियां होती है। फेफड़े क्या करते हैं? हमारे जो क्या O2 में CO2 और O2 का संतुलन बनाए रखते हैं, है ना। हमारा क्या करता है? अमोनिया, जितना भी हमारा अमोनिया का ऑक्सीजन होता है, जितना भी उसका हमारे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा। उसी से क्या होती है? अमोनिया निकलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है, और हम आगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगर दोस्तों अगर ये कोई कॉमेडी वीडियो होती तो आप इतना शेयर करते बहुत ज़्यादा, और हमको अगर आप एक लाइक करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। हमारे परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, और आपको कंटेंट में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करके हमें बताओ। हम बिल्कुल जो एग्जाम्स में आने वाली चीज़ें हैं उनको पढ़ा रहे हैं, वरना पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। अन्य यूट्यूब चैनल वाले जब क्या क्या पढ़ाते रहते हैं आपको दुनिया भर का बता देंगे, लेकिन आना कुछ है ही नहीं। ये सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती है, हमें छोड़ना भी होता है कुछ, ये नहीं है कि पढ़े जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।